ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवार्ती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान स्तुति। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुर्गा सप्तशती। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। थैंक यू। मैं पिछले 2 सेशन के लिए सामूहिक क्षमा मांग रहा हूं। थैंक यू। अमिताभ जी आपका खुला हुआ नहीं है। अमिताभ जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रहा। अब आ गया होगा। प्रसाद साहब को लगाया हमने लेकिन अभी उठा नहीं रहे हैं तो शायद ज्वाइन कर लेंगे। इन द मीन टाइम खान साहब ये कर लें। रमन जी मुजफ्फरपुर से ज्वाइन कर लिए तो खान साहब हमारे आज के वक्ता राम मोहन साहब का स्वागत करते हुए उन्हें आदर पूर्वक बोलने का अनुमति प्रदान करें। प्रसाद साहब भी आ गए। प्रसाद साहब आ गए। आ गए तो हाँ प्रसाद साहब। हाँ तो प्रसाद साहब शुरू कर दें। आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपकी आवाज ये है अनम्यूट कर लें। म्यूट है। हाँ। ये बड़ी खुशी है कि आज का विषय और आज के विषय पर के वक्ता जो हैं ये दोनों जन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये और हम लोग बड़ी उत्सुकता से और अधीर होकर सुन रहे हैं। उनकी बात सुनना चाहते हैं। अभी सब हम लोग कंफ्यूज्ड हैं एकदम क्या हो रहा है। तो इनकी बातें सुन करके हम लोग सब कुछ
कुछ स्थिरता आएगी हम लोगों के सोच में। और ज़्यादा मैं समय नहीं लेता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो आप अमिताभ जी के निवेदन को कभी ठुकराते नहीं हैं। और बड़ी अच्छी बात है ये कि हम लोगों के साथ घुल मिल गए हैं। हम लोगों के फोरम में एक उनका स्थान है, बहुत ही विशिष्ट स्थान है, और वो आ जाते हैं जब भी आपको बुलाते हैं। बड़ा आसान ये काम नहीं है ये। आजकल किसी विद्वान व्यक्ति को अपने ग्रुप में शामिल करना बहुत आसान नहीं है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। और आप इस प्रयास में सफल हुए हैं, इसलिए आपको भी हम कांग्रेचुलेट करते हैं कि आप बहुत मेहनत करके सब लोगों को साथ जोड़ कर रखते हैं। तो राम मोहन जी, अब आप शुरू करिए। आपको सुनने के लिए हम लोग अधीर हो रहे हैं, और बाकी सभी लोगों का स्वागत है जो आज इस फोरम पर आ चुके हैं। नागेश झा जी, अमिताभ जी, चंद्रेश्वर खान जी, शारदानंद जी, मुन्ना रानी जी, उमेश चंद्र जोशी जी, और भी लोग आएंगे। अभय कृष्णा जी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आप अपनी बात शुरू करें। थैंक यू जी। नमस्कार सब लोगों को। आज का टॉपिक बहुत करंट टॉपिक है, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स। इंडिया कहाँ पे है दुनिया में, जितनी खबर चल रही है। और आज हम डिस्कस करेंगे जो सिंदूर का ऑपरेशन था उसके बारे में, और उसके बाद में जो हो रहा है। हो सकता है कि अभी जो हम कहें उसके बाद कुछ नई चीज आ जाए, इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है इंडिया पाकिस्तान में। सिंदूर ऑपरेशन के बारे में आप लोगों को सबको पता ही होगा कि क्या हुआ था। 10 मई को पाकिस्तान ने, वहाँ के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने इंडियन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से बात की थी। इनके पास एक हॉटलाइन है जो वायरलेस से कनेक्टेड है, सिक्योर वायरलेस से, ये टेलीफोन और इंटरनेट से नहीं। उसने फोन किया और करीब 1.5 घंटे में उन्होंने फोन किया कि हम सीज फायर चाहते हैं, और 1.5 घंटे के बाद इंडिया के डीजीएमओ ने कहा कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। कुछ टाइम लगा अपने यूनिट्स को पूछने में कि कितना टाइम लगेगा जो ऑनगोइंग ऑपरेशंस है उसको रोकने में। तो करीब 1-2 ऑपरेशंस जो बचे ऑन एयर थे, इन एयर थे, उसको खत्म करने में 1.5 घंटे में पाकिस्तान के रिक्वेस्ट को मान लिया और ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया गया, इन अबेयंस रखा गया। एक हम देखेंगे आगे क्या होता है ऑन पाकिस्तान बिहेवियर। ये पाकिस्तान को कन्वे कर दिया गया था, उसके बाद से लड़ाई बंद हो गई। इसमें आजकल के, जैसे पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में सुन रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, और आज ही दोबारा मोदी साहब के ऑफिस से ये कम्युनिके आया था कि हम इंडिया के सीज फायर के में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पाकिस्तान जो रिक्वेस्ट किया था इंडिया को, उसमें हो या ना हो उसके बारे में उन्हें पता नहीं है। इंडिया ने एट फेस वैल्यू पाकिस्तान रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था और 1.5 घंटे के अंदर में सीज फायर कर दी। इस पे नई खबर, ट्रंप साहब ने 14 बार, अभी तक काउंटिंग में किया गया है कि 14 बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, प्राइवेट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्रेस स्टेटमेंट, और व्हाइट हाउस के स्टाफ ने भी दिया है कि ट्रंप के इनिशिएटिव पर
इंडिया को सीज फायर करना पड़ा। ये नहीं कि कर दिया, करना पड़ा क्योंकि ट्रंप ने कहा था। ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन यही कहते हैं कि सरेंडर कर दिया इंडिया ने ट्रंप के सामने। इसमें आज भी क्लैरिफिकेशन आया है इंटरनेशनल प्रेस में कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ट्रंप ने कोई बात नहीं की थी इंडिया से कि सीज फायर करो या ना करो। पाकिस्तान से किया होगा उसकी हमें जानकारी तो है, लेकिन उसको हम मानते नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम नहीं जानते। तो सिचुएशन अभी यही है। अभी इंडिया पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है आपको आज सुबह का स्टेटमेंट बतलाते हैं। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी में का इफेक्ट करीब 43% हो गया है। मतलब कि मैक्सिमम अभी जून का महीना है जो मैक्सिमम डिमांड होता है पानी का, तो जितना पाकिस्तान में पानी जाता था उसमें 43% की कटौती हो गई। इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 40% तक कट होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये करीब 60% तक हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग विंटर में भी पानी की जरूरत होती है कंट्री को, ये और इतनी नहीं होती है लेकिन जरूरत होती है, वो कम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, ये 60-65% हो जाएगा। तो हेलो, हाँ, अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे कनाडा G7 के इनविटेशन पर, कनाडा के इनिशिएटिव पर। जहां तक कि लोगों का ख्याल है कि कोई इंडिया को इनवाइट नहीं करना चाहता था। इसलिए नहीं इनवाइट करना चाहता था, इंडिया का जो प्रोग्रेस देखा गया है पिछले 3 या 4 साल में, अभी इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उम्मीद है कि 2 साल के अंदर में ये 3rd हो जाएगा, मतलब अमेरिका और चाइना के बाद। 6-7 साल में 3rd ही रहेगा, लेकिन अमेरिका नंबर 2 स्टेशन पे आ जाए। अमेरिका की हालत बहुत ही खराब है इकोनॉमिकली, पॉपुलेशन वाइज, प्रोस्पेरिटी, जो मेन हैप्पीनेस इंडेक्स जो है अमेरिका में बहुत कम हो गया है। हैप्पीनेस इंडेक्स पहले 60-70% था, अब करीब 40-45% है। ये शो करता है कि अमेरिका डाउनवर्ड स्लाइड में है, और डाउनवर्ड स्लाइड इकोनॉमिक होता है तो पॉलिटिकल उथल पुथल भी होता है और फिर केओस हो जाता है। जैसे बिहार में केओस है, वैसा अमेरिका में होने का चांस है अगले 5-7-10 साल। अभी जैसे कैलिफोर्निया जो है वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव काउंटी हो गया, मतलब कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है अमेरिका का सबसे एक्सपेंसिव एंड गोइंग रैपिडली डाउनवर्ड्स टू लीस्ट प्रॉस्परस प्लेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इन सबों को सुधारने के लिए यही ट्रंप साहब ने इनिशिएटिव लिया। राइजिंग पावर ऑफ इंडिया को वो झेल नहीं सकते हैं, जो फैक्ट है। और अगले 25 साल में की बात सोचते सोचते उन्होंने कहा, और दूसरे लोगों ने भी कहा जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान को छोड़ के, वो नहीं चाहते हैं कि अगले 20 साल में इंडिया एक नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल पावर बन जाए। इसीलिए इंडिया के जड़ खोदने की कोशिश दुनिया भर कर रहा है। अभी एक और खबर हुई है, जो आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, वो ट्रंप के इनविटेशन पे अमेरिका गया था। पहले उसको बुलाया गया था, कोई परेड होती है इनफॉर्मल, ये फॉर्मल परेड नहीं होती है, इनफॉर्मल परेड होती है वॉशिंगटन में। 250th एनिवर्सरी ऑफ देयर इंडिपेंडेंस के लिए बुलाया था। बाद में काफी गर्मा गर्मी हुई, लोग मजाक उड़ाने लगे, इंडिया से भी प्रोटेस्टिंग मजाक और प्रोटेस्ट दोनों आए। तो उन्होंने अपनी बात ही बदल दी कि हमने तो नहीं बुलाया था, ऐसे ही घूमने आया है। तो उसके बाद
ट्रम्प साहब ने उसको अमेरिका में रोक के रखा कि हम G7 में जाते हैं। G7 की मीटिंग कनाडा में थी, वॉशिंगटन से करीब 2 घंटे का फ्लाइट है वहां से, कि मोदी को हम लेके आएंगे और आसिफ मुनीर को मोदी के सामने बैठा के बात कराएंगे। ये इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं था, इसीलिए मोदी ने रिफ्यूज कर दिया। ये पहला रिफ्यूजल है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि अमेरिका का कोई इनविटेशन एक इनसिग्निफिकेंट कंट्री लाइक इंडिया ने डायरेक्टली मुंह पे रिफ्यूज कर दिया कि हमें टाइम नहीं आपसे मिलने का। तो खबर लग गई थी कि आसिफ मुनीर वाशिंगटन में है और ट्रम्प का आइडिया ये था कि आसिफ मुनीर और मोदी को एक साथ बैठा दे, इन लोगों में सुलह करवा दो। अमेरिका ये क्यों करना चाहता है? जानते हुए कि इसका सक्सेस का चांस नहीं है, वो दिखलाना चाहता है कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, कि जो वो कहता है, जो करना चाहता है वो कर लेता है और लोग मान जाते हैं, या नहीं मानते हैं उन पर उनको दंड दिया जाता है। इस चंगुल से मोदी साहब ने किनारा कर लिया सक्सेसफुली। इसमें सबसे ज्यादा खुशी चाइना को हुई, जापान को हुई, फ्रांस को हुई, अरब देशों को भी हुई। ये तो दो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट आज की रिपोर्ट में, कल 2-3 दिन से आ रहा है लेकिन आज भी एक रिपोर्ट में आया था कि आसिफ मुनीर तो लंच खाया उन्होंने, लंच का पूरा बंदोबस्त, भले खाना अमेरिकन था लेकिन शेफ जो था विकास खन्ना, अमेरिका में इंडियन सबसे सेलिब्रेटेड शेफ है। उनकी न्यू जर्सी में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अमेरिका में फेमस है। ओरिजिनल आइडिया था कि इंडियन बिरयानी बनेगी, मोदी आ रहे हैं इसीलिए मोदी अब मुनीर को पसंद आएगा। तो इंडियन डायस्पोरा में भी अमेरिका घुसना चाहता है, कहने के लिए कि मोदी को कहो या इंडिया को कहो कि हमारी बात माने, हमारी गुलामी करे तो हम आपका सब काम ठीक करा दें। लेकिन हमने तो अमेरिका को कभी नहीं कहा कि हमारा काम ठीक करा दीजिए, हम हैं जैसे हैं, अपने खुद बढ़ते रहेंगे, अमेरिका की हेल्प नहीं चाहिए, और कुछ हेल्प चाहिए तो पैसे दे के हेल्प लेंगे। अनलाइक अमेरिका जो हेल्प देता है 80% ऑफ द कंट्रीज को वन साइडेड एक्सपेंस होता है, अमेरिका ही देता है। कुछ लोग कुछ सामान खरीद लेते हैं, सामान का मतलब डिफेंस इक्विपमेंट। यहाँ पर आज का स्टेटमेंट है व्हाइट हाउस का, आज का मतलब कल रात वहां का हुआ, इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि ट्रम्प ने नहीं कहा था इंडिया को कि सुलह कर लो, इस पर उन्होंने क्वालिफिकेशन दे दिया है कि ये डिस्कशन हुआ था। किसके साथ डिस्कशन हुआ था ये नहीं बताया गया, जिस डिस्कशन हुआ था कि मोदी को बुला के उनको कहा जाए या उनको फोन से बात करके कहा जाए कि सीज फायर कर लो, लेकिन उन्होंने कहा था कि दिस डिड नॉट वर्क, जो खुद एडमिट किया। अब ट्रम्प साहब ने खुद ने कहा, लेकिन कोई प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि मिस्टर ट्रम्प हैड एन आइडिया ऑफ कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी and to ask for a ceasefire, but he did not do it. Now Americans have accepted it. कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली अमेरिका की किरकिरी हो गई। ये ऐसा ही बोल देते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पाकिस्तान इंडिया को न्यूक्लियर वॉर से हटा दिया। उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, उसके लिए वो दिखलाना चाहते हैं कि ही इज द सोल पीस मेकर इन द वर्ल्ड। यूक्रेन 21 जनवरी को, एक दिन के बाद उनके इनॉग्रेशन को, उन्होंने कहा था कि एक दिन में मैं यूक्रेन की लड़ाई बंद कर दूंगा। 5 महीना हो गया, 6 महीना हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। वहां पर जैसा चल रहा है, यूक्रेन की हालत और खराब हो गई है, क्योंकि इतना इंटरफियर किया ट्रम्प ने
आर्म्स एम्यूनेशन पैसा दे के यूक्रेन में कि जो रूस में है काफी वहां पर बर्बादी कर दी है। यूक्रेन इज नाउ 60% ऑफ व्हाट इट वाज इन पॉपुलेशन एंड एरिया, इट इज 78%। in economy and other things it is now reduced to 60%. that means poverty level में चला गया। poverty level में जाने से उसकी इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो जाएगी, लोगों को भुखमरी हो जाएगी। तो खैर ये रशिया यूक्रेन में तो सक्सेसफुल नहीं हुए, तो उनका दूसरा चैलेंज था कि इंडिया पाकिस्तान में हम दोस्ती करा के हम इंडिया को कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान को कंट्रोल करेंगे और आपको कोई तंग नहीं करेगा। ये आइडिया था उनका, कहा तो नहीं था, लेकिन व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने ये मार्च अप्रैल में कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर का नामो निशान नहीं था तभी कहा था ट्रंप ने कि, और ट्रंप के सोचने वालों ने, ट्रंप के साथ सोचने वालों ने कि ट्रंप जो है सो पाकिस्तान का गॉडफादर बनेगा और इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। उनको ये भी डर था कि पाकिस्तान है सो धीरे धीरे चाइना से इतना पैसा ले लिया है, करीब $60 बिलियन, रिटर्न में उसको $5 से $6 बिलियन ही मिला है इन एसेट्स और कमिटमेंट। कि चाइना को वहां से हटा के हम साउथ एशिया में सोल सुपर पावर रहेंगे टू कीप कंट्रोल ऑन रशिया एंड चाइना एंड द एमर्जिंग पावर ऑफ इंडिया। वो उनका फेल हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं पिछले 4-5 महीने से। न उनको रशिया पूछता है, चाइना अब उनसे डरता नहीं है, क्योंकि जो किया चाइना के लिए, जो किया चाइना हैज रिकवर्ड फ्रॉम दैट। उनको 1-1.5 महीने बहुत टैरिफ वगैरह की प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाय बिगिनिंग ऑफ जून चाइना इज बैक टू इट्स फीट इन ए डिफरेंट वे। इकोनॉमी चेंज हो गई वर्ल्ड की, लेकिन चाइना को डैमेज करने का जो इरादा था अमेरिका का वो नहीं हो पाया। उधर से उनके कैलकुलेशन का गेस में इंडिया 4th पावर हो गया, अभी तो 5th है, जर्मनी 4th है नंबर। लेकिन हम समझते हैं कि ऑलरेडी जुलाई में एक्सपेक्टेड था कि जुलाई में इंडिया विल रीच द 4th प्लेस। जुलाई अगर है तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर, बाय द टाइम एंड ऑफ द ईयर जब लोग कैलकुलेट करते हैं कि वर्ल्ड में कौन कितना जियोग्राफिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एडवांस्ड है, तो इंडिया विल रीच द 4th प्लेस इन बाय जनवरी ऑफिशियल। यही सिचुएशन है। इंडिया अमेरिका का रिलेशंस खराब नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप साहब को एम्बैरस कर दिया गया है ओवर जीलसनेस। जो समझते थे कि हम जो चाहेंगे वही होगा, अब उनको ये प्रॉब्लम हो गई है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में उनको किसी ने ब्रीफ नहीं किया था, नहीं तो उस पर भी कुछ वो कहा जाते। लेकिन एम्बैरसमेंट जो हो गई उनकी, तो देखें अमेरिका क्या करता है। अच्छा, कुछ आसिफ मुनीर की कुछ अमेरिका से डील हुई है, ये ट्रंप से नहीं हुई है, ये पेंटागन से हुई है, वो उनका सिक्योरिटी अपरेटस से हुई है, जिसके पहली बली हुई है तुलसी गाबार्ड, उनको हटा दिया गया है। अब आकाश पटेल की भी बारी है। तो तुलसी गाबार्ड तो उनकी इंटेलिजेंस चीफ थी और पटेल साहब वहाँ के FBI के हेड है। तो प्रो इंडियन जो रिपब्लिकन पार्टी में थे उनको धीरे धीरे ईज आउट कर गया, नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया बट बिकॉज ऑफ कॉलिंग द ब्लफ ऑफ ट्रंप। तो सिचुएशन यही है। आप लोगों को अखबार जो हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ते होंगे, न्यूज जो हम देखते हैं वो भी देखते होंगे, गॉसिप जो है वो यूट्यूब पर खूब आता है, लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं। अब क्या रियलिटी है ये पता नहीं है, लेकिन इंडिया की पोजीशन अभी बहुत स्ट्रांग है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर का एक राउंड और होगा, ये सब लोग कहते हैं। इंडिया ने भी तैयारी की है,
अभी इंडिया के पास करीब 1600 ब्रह्मोस मिसाइल थे, उन्होंने 3 टाइम्स द नॉर्मल जोर से उसका प्रोडक्शन शुरू किया, ऑलरेडी करीब 6000 ब्रह्मोस हो गया। इसका मतलब सिंदूर 2 जो होगा बेस्ड ऑन आकाश एंड ब्रह्मोस मिसाइल्स, नॉट एयरप्लेन। प्लेन को बॉर्डर क्रॉस करना अब दुनिया में बहुत मुश्किल हो गया। अब जो जितनी लड़ाई होगी वो रॉकेट बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल आपने एक मिसाइल छोड़ा वो स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है, यानी कि आकाश में 100-150 किलोमीटर जाता है, जिसको कोई नहीं डिटेक्ट कर सकता। उसके बाद वहां से लौटता है डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बैलिस्टिक मिसाइल भी ईरान ने दिखलाया कैसे उनके पास था, इजराइल में गिराया है, जिसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक बार आसमान में इतनी दूर पहुंच गया बिना रुके हुए, तो जब गिरेगा तो कहीं गिरेगा ही, तो डायरेक्टली वर्टिकली गिरता है। तो उस रेस्पेक्ट में इंडिया के पास अग्नि 5 मिसाइल है। अग्नि 5 के 3-4 वेरिएशन है, जो 500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक इंडिया उसको लॉन्च कर सकता है। अग्नि मिसाइल भी बहुत एक्टिव हो गया है, 2000 किलोमीटर वाला और 5000 किलोमीटर वाला। 2000 किलोमीटर मतलब ऑल द मिडिल ईस्ट एंड 5000 किलोमीटर मीन चाइना। तो इंडिया 5000 के लिए नहीं, 2000 अपने अग्नि मिसाइल्स को, अभी इंडिया के पास 60-65 हैं। लक्ष्य है कि सितंबर तक ये करीब 200 पहुंच जाए तो इंडिया विल बी रेडी फॉर ए वर्ल्ड वॉर। तो दुनिया की यही सिचुएशन है, ये मेरा रीडिंग है। बहुत लोग, हमारे कुछ दोस्त लोग इतना नहीं मानते कितना इंडिया आगे बढ़ गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया इससे ज्यादा बढ़ गया है। रियलिटी कोई नहीं जानता है। लकीली जो बीजेपी सरकार है या जो भी सरकार है, कोई भी सरकार रहती तो यही करती, अपना इंफॉर्मेशन पब्लिक में डिसेमिनेट नहीं होने दी। जैसे पहले इंडिया में कुछ भी होता था, डिफेंस DRDO में या डिफेंस मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ पर प्लान किए गए, ऑपरेशन ब्रास टैक और क्या क्या हुआ, तो ऑपरेशन शुरू करने के पहले दुनिया भर को पता चल जाता था कि क्या हुआ। तो उसमें जो हमारे CDS बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ऊटी में, दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट कि अपना हम बहुत ज्यादा बतलाते रहते हैं, उसको कैसे इंटरनेशनल प्रेशर अरेंज करके, बहुत क्विकली अरेंज करके उसको फैक्ट में ला देता है। तो इंडिया को जो बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था 3 साल हो गए, उसी समय पता लगा कि हमारा जो सीक्रेट्स है, विदिन 3 minutes ऑफ अ डिसीजन द वर्ल्ड नोज। तो पहले सिक्योर कम्युनिकेशन जो इस साल 55 हुआ जनवरी में, अब मिलिट्री यूनिट्स या एयरफोर्स यूनिट्स या नेवल यूनिट्स, सेंट्रल कमांड जो है दिल्ली में, उसकी इंफॉर्मेशन उसको कोई टैप नहीं कर सकता। ये वायरलेस कम्युनिकेशन है ऑन एक सिस्टम होता है जिसके बारे में हमको नहीं पता है, जो सैटेलाइट एयर में नहीं जाता है। इंफॉर्मेशन एयर में जाएगा तो बहुत लोगों के पास तकनीक है, इंडिया से भी बेटर टेक्निक है, अमेरिका के पास और चाइना के पास और रशिया के पास। इसीलिए अब इंफॉर्मेशन ऑफ what India does on the field, in the air और across the borders अब इंडियन कमांड में ही है, सीमित है, बाहर का पता नहीं चलता। यही मेरा रीडिंग। हम तो समझते हैं कि सिंदूर 2 ऑपरेशन रेंज के बाद होगा, सितंबर अक्टूबर। वैसे गेस करने वाले गलत ही आते हैं कि फीलिंग यही है कि इंडिया की जो तैयारी चल रही है, ये तैयारी जो है ये मेनली इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर होगा। ये वर्ल्ड का पहला इंसिडेंट होगा, रिसेंट इंसिडेंट लास्ट 200 ईयर्स में,
कि पानी के लिए दो कंट्रीज लड़े। अब आप लोग बताइए कि क्या समझते हैं, सब लोग का अपना अपना आइडिया होगा। अभी इंडिया इज इन ए वेरी गुड पोजीशन। ट्रम्प साहब ने इंडिया को बहुत एम्बैरस किया, अपने तो खुद एम्बैरस हुए ही हैं। इंडिया की उन्होंने खिल्ली उड़ाई है बाहर। पाकिस्तान से उन्होंने डील किया है कि बलूचिस्तान फ्री होगा, जहां पर अमेरिका एंटर करेगा बलूचिस्तान में। वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए तो फायदा ही है, वहाँ जो इतनी गरीबी है कुछ बढ़ेगा। लेकिन चाइना के पास एक बहुत बड़ा एयर बेस और नेवल बेस है ग्वादर में, जो पिछले 5 साल में उसने बनाया है। करीब सुनते हैं कि 15 से 20 बिलियन डॉलर उसने खर्च किया। वो चाइना तो ऐसे ही नहीं जाने देगा, बलूचिस्तान में अमेरिकन को नहीं आने देगा। तो आसिफ पाकिस्तान या उनके जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने अपना चंक ऑफ मनी ले लिया, कुछ डॉलर्स ले लिए हैं। अपनी वाइफ और उनके फैमिली है, 5 बच्चे हैं, एक बीबी है। वो वेस्ट वर्जीनिया में, ईस्ट वर्जीनिया में फ्लैट लिया है, जो वॉशिंगटन से करीब 60 किलोमीटर 40 मील दूर है। वहाँ पर एक $2.5 मिलियन का एक मैंशन है, जो डिफेंस सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर उनको रखा गया, मतलब कि इज वेल प्रोटेक्टेड। तो आसिफ मनूर अपने फैमिली से भी मिलने गए थे वहाँ पर। बच्चे उनके क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन वाइफ तो उनकी है। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। कनाडा के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे। कनाडा में जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, भले ही ट्रूडो के ही पार्टी के हैं, लेकिन ट्रूडो बहुत बेइज्जत होकर उसी पार्टी से निकाला गया। लेकिन आजकल में उसको तो प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द पार्टी ऑफ विच ही वाज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 इयर्स, उसको प्राइमरी मेंबरशिप से भी निकाल देंगे। मेनली उसने इकोनॉमिक घोटाला किया, अपने भी कुछ किया, और अननेसेसरीली इंडिया से पंगा लिया। जो इंडिया कनाडा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, उनका 15% पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन है। इंडियन मतलब इंक्लूडिंग दोज विथ बियर्ड्स। तो 15% पॉपुलेशन को उसने मिसगाइड किया, या उसके चलते मिसगाइड हुए। ये कनाडा के नए लीडरशिप को पसंद नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि कनाडा वेरी स्मॉल कंट्री, 3 करोड़ पॉपुलेशन है, समझिए कि इंडिया में कहाँ है, वो लोग कहाँ है। तो इम्प्रूव कर रहा है। एम्बेसडर एक्सचेंज हो जाएंगे 2-3 महीने में, लेकिन नॉमिनल रखा जाएगा। भले मोदी और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मान गए हैं कि एम्बेसडोरियल लेवल या हाई कमिश्नर लेवल रिश्ते जो टूटे थे लास्ट ईयर, उसको बहाल किया जाएगा। बहाल तो किया जाएगा, लेकिन अभी शुरू में इंडियन मिशन छोटा ही रहेगा, आगे देखते हैं क्या होता है। कनाडा भी है, अमेरिका से काफी त्रस्त है। अमेरिकन इंटरफियरेंस, टैरिफ और ये करके जो सबसे क्लोज अलाई था अमेरिका ने, स्पेशली ट्रंप ने, उसको दूर कर दिया। तो कोई फायदा नहीं हुआ अमेरिका को। कनाडा को झुकाने से कुछ फायदा हो जाता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, तो कोई बात नहीं थी। ऐसा ही मुफ्त में झगड़ा मोल लिया और दोस्ती बनाई है। तो डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान बीइंग द मेन एग्जांपल, और लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में भी जितने राइटिस्ट डिक्टेटर्स हैं, उनसे वो बहुत कांटेक्ट में आ रहा है। धीरे धीरे कहता है कि आप लोग सब लोग अमेरिका स्टेट बन जाइए या डिविजन बन जाइए, सब लोग को मदद करें। उतनी कैपेसिटी नहीं है अमेरिका को, कितने 40-50 कंट्री को वो भीख देता रहे, लेकिन सोचता है। नोबेल प्राइज चाहता है इस साल तो शायद नहीं मिले, क्योंकि नोबेल प्राइज तो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं तो लोग कहते हैं कि हमारे फ्रेंड ने कहा कि कैसे कहते हैं कि लेफ्टिस्ट। हमने कहा कि मोहम्मद यूनुस को अगर नोबेल प्राइज मिल सकता है, तो उसके पीछे तो कोई हाथ भी है।
या मैग्सेसे अवार्ड है। मैग्सेसे फिलिपाइन के एक प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पर मैग्सेसे अवार्ड है। उसमें भी तरह तरह के लोगों को प्राइज मिल चुका है। तो वर्ल्ड की सिचुएशन यही है, बहुत फ्लूइड है। इतना सब लोगों का, बहुत पंडित लोग हैं। एक्स फॉरेन सेक्रेटरी करीब 15 साल पहले रिटायर किए, तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर मिक्स्ड विथ मिलिट्री। उसके बाद डिस्ट्रक्शन का वर्ल्ड वॉर होगा विद इन 50 to 100 ईयर्स। अब महत्वाकांक्षा बहुत देशों की बढ़ रही है। गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल आर द सेम, उसमें तो टसल होगा ही। पैसा तो खैर सबका उतना ही रहेगा, लेकिन इच्छाएं बढ़ जाएंगी। तो अल्टीमेटली इसमें वर्ल्ड वॉर होना ही, एक छोटा वर्ल्ड वॉर होगा अगले 5 साल में, या इस साल या अगले साल या 5 साल में, और एक अल्टीमेट वर्ल्ड वॉर टुवर्ड्स टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड विद इन 100 years इज एक्सपेक्टेड, द वे ह्यूमन माइंड इज गोइंग। बस इतना ही कहना था हमको। मेरा आइडिया था ये सब। आप लोग, हम तो पेसिमिस्टिक व्यू दिए हैं इंडिया के लिए। इंडिया हैज टू स्टैंड अलोन, बट आप लोग, क्योंकि इंडिया को कोई मदद नहीं करेगा, मेंटली या साइकोलॉजिकली कोई मदद कर सकता है, बट साइलेंटली इज जापान। जापान के अलावा इंडिया का कोई दोस्त नहीं। ये जापान ने भी कहा, क्योंकि जापान इज ओनली कंट्री जो इंडिया पाकिस्तान झगड़ा वगड़ा हुआ है उसमें कुछ नहीं बोला, और दूसरे लोग बहुत कुछ बोले हैं, प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहे हैं बिकॉज दे वांट टू सी इंडिया वीक। लेकिन जापान अभी तक फिलहाल तक तो दे हैव नॉट साइडेड विद द अमेरिकन व्यूज ऑन इंडिया पाकिस्तान। जी आप लोग कमेंट करिए, अपने विचार बतलाइए। नहीं सर, एक टॉपिक सर, मतलब मैं ऐड कर दे रहा हूँ सर। वो जो कोच्चि में जो अमेरिका का बहुत बड़ा घमंड था कि मेरा F-35 को कोई मतलब पकड़ नहीं सकता, देख नहीं सकता है, तो वो 5 दिन से कोच्चि एयरपोर्ट पे खड़ा है सर। और ये अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, इंडिया उसको पकड़ लिया। तो इसीलिए हम इस पर बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, केवल इतना ही कहूंगा। थैंक यू सर। जी जी जी, ये कोच्चि वाला इंसिडेंट, जो कोच्चि वाला नहीं त्रिवेंद्रम का है, तिरुवनंतपुरम में एक अमेरिकन प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर है जो डिएगो गार्सिया से चला था नॉर्थ की तरफ, और लक्षद्वीप के करीब 80 किलोमीटर दूर उसको पार करना था। उसके पहले ही कुछ उस प्लेन में 2-3 खराबियां आ गई, तो कुछ उसका टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वॉर मॉन्गरिंग में नहीं था, मतलब कि उसके गन्स लोडेड नहीं थे। दे वर प्रिपेयर्ड बट नॉट टू फाइट। उनको फाइटिंग के कंडीशन में लाने के लिए 6 घंटा चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर में अगर डिसाइड किया जाए कि यहाँ से प्लेन उड़ेगा, यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल उड़ेगा या कुछ भी उड़ेगा, तो उसके 6 घंटे का नोटिस चाहिए। कमांड सन क्या क्या चीज होता है सबका, कि कौन इंचार्ज होगा, कहाँ होगा, ये सब। तो ये जो जहाज था करीब 180 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम से, प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर जो वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट कैरियर है, उससे उड़ा। उस पे 27 F-35 है, ये ब्रिटिश है, बी लिखा हुआ, आपने देखा होगा सब जगह लिखे होंगे, लिखा आता है कि F-35B। F-35B इज ब्रिटिश। ये ब्रिटिश जो है ओरिजिनल एडिशन है, विच इज अबाउट 8 to 10 years older technology than the normal F-35A। इस प्लेन में रियली, क्योंकि 3 महीने पहले इसी एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडियन नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी उसी एरिया में। इसीलिए ये कहना कि इंडिया ने पकड़ लिया, ये तो गलत बात है, क्योंकि उसके साथ ही 3 महीने पहले ही उसी जहाज के साथ इंडियन नेवी का
लक्षद्वीप और मालदीव के बीच जो सी है, इंडिया के विदिन 300 किलोमीटर ऑफ इंडियन सी, which is 3 minutes flying distance of a plane, of a war plane. इसलिए ये जो F-35 आया है, 90% उम्मीद यही है कि ये जो कह रहे हैं वही है। अगर अटैक करने आया होता है, इंडिया डिटेक्ट कर लेता, ये तो सवाल ही नहीं उठता। जब इंडिया के साथ जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा है वो, उसको तो इंडिया के बारे में सब कुछ पता है और इंडिया को उसके बारे में सब कुछ पता है। भले उसकी क्वांटिटी नहीं पता होगी कि उसमें 16 F-16 है या 27 है, ऐसा ही दो होते हैं, 16 होते हैं या 27 होते हैं। इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स को पता था, इंडियन नेवी को पता था, उसमें से एक आ गया। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई इवल एक्ट थी ब्रिटिश की या अमेरिकन की, ये हो गया, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वही हुआ है। अब इसको ले जाने, यहाँ से ले जाने के लिए बहुत मुश्किल है। अभी तो 3 इंजीनियर आए हैं, लंदन से आए हैं, एक पियोगो गार्सिया से आया है, वो भी प्लेन पे चढ़ के आया वहां पे। उन लोग को अब उसको रिपेयर करना होगा, उसके लिए उनको करीब 100 आदमी का टीम लाना पड़ेगा। 100 आदमी का टीम लाने के लिए, मतलब रिपेयर करके उड़ा के ले जाने के लिए, तो उन्होंने ये अब उनको डिसाइड करना है कि इसको अगर यहाँ रिपेयर कराएंगे ओपन में, इंडिया में ओपन में रिपेयर होगा तो F-35 का सब जितना जो सीक्रेट है सब दुनिया को पता चल जाएगा। रूसी और चीनी ये सब क्या वहाँ सैटेलाइट लगा के नहीं देख रहे हैं कि F-35 जब खुलता है, रिपेयर होता है तो क्या क्या होता है। हमें उम्मीद है कि F-35 जो ये है, पता नहीं फ्लाइंग कंडीशन में है या नहीं है, चाहेंगे कि तुरंत किसी दिन चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वापस अगर नजदीक लाके ही रखेगा। तो अभी 300 किलोमीटर दूर है, हो सकता है कि 100 किलोमीटर दूर पर इंडियन गवर्नमेंट ने तो परमिशन दे दी हमको, लेके आ जाए, वहां से वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर वापस चला जाए। अगर ये नहीं हुआ तो उसको किसी तरह से उड़ा के समुद्र में डुबा दें। वो नहीं चाहते हैं कि इसको कोई देखे, वर्ष कम टू वर्ष उसको वहीं पर सिंक कर दिया जाएगा आसपास, वहां से उड़ेगा, फॉल्ट इन द फ्लाइट, 40 किलोमीटर दूर त्रिवेंद्रम से उड़ जाएगा, उसके बाद डेटोनेट होगा जो पूरा प्लेन तहस नहस हो जाएगा। काफी महंगा प्लेन है, दाम का तो कोई आइडिया ही नहीं किसी को। कोई कहता है $1 बिलियन का है, कोई कहता है कि $300 मिलियन का है, लेकिन अगर F-16 अगर $1 बिलियन का होता है तो ये कम से कम $40 बिलियन का होगा। लोग यही कहते हैं। ये त्रुटि हो गई उस पायलट से हुई या जहाज से हुई। जहाज से उम्मीद कम है, क्योंकि पेट्रोल भराने के बाद फिर चल पड़ता जहाज, लेकिन नहीं चला। इसीलिए अब आए हुए हैं 3-4 इंजीनियर लोग डिसाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली उनको यहाँ से ले जाना है या डिस्ट्रॉय करना। देखिए अखबार में सुनिएगा। अब ये भी जो करेंगे वो इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन से करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट तो, क्योंकि उसमें तो लोडेड है, न्यूक्लियर हेड तो नहीं होगा, लेकिन दूसरा हेड तो होगा। उसको इंडियन टेरिटरी में डिस्ट्रॉय करना है या कहीं करना है, यहाँ से ले जाना। इंडिया तो चाहेगी कि ले जाए उसको, यहाँ न्यूसेंस ही होगा। देखिए क्या होता, कोई इसके बारे में कोई किसी को कुछ पता नहीं है। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में है कि उसका क्या डिसाइड करना है। प्लेन सही साबित त्रिवेंद्रम में पड़ा हुआ, एयरपोर्ट में सब लोग देखते हैं वहां, जितने फ्लाइट लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। ये भी त्रिवेंद्रम के करीब 40 किलोमीटर ऊपर में एक एयरबेस भी है, वहां नहीं है। ये त्रिवेंद्रम मेन जो एयरपोर्ट है, उसमें जितनी फ्लाइट्स हो रही त्रिवेंद्रम से, सिविल फ्लाइट सब देखती है उसको, के कोने में पड़ा हुआ, उसमें चारों तरफ से पर्दा उर्दा शामियाना वगैरह लगा के उसको ढके हुआ। इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई वर्ल्ड स्पेकुलेशन नहीं है।
लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट था, इसको शांतिपूर्वक इसको दूर किया जाएगा, लेकिन इंग्लैंड को ब्रिटेन को इसको प्लेन को ब्लो आउट करना ही पड़ेगा, या इंडिया में करे या इंडिया से उड़ के नजदीक में गिरा दे। जी, ये मेरा आइडिया है। देखिए अब वहां पर फ्रेंच प्रेस में इसके बारे में कुछ दिन आया था, ये उनका लेमॉन्ड फ्रांस का था कि ब्रिटेन और अमेरिका तैयारी कर रहे हैं कि F-35 को इंडिया में यूज किया जाए अगेंस्ट अदर कंट्री मीनिंग चाइना। उसके लिए एक ट्रायल रन दिया गया था कि प्रेजेंट कंडीशंस में F-35 लैंड कर सकती है, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो खबर बंद हो गई। उसके बाद पूरा दुनिया चुप है इसके बारे में। इट इज अ बायलैटरल डिस्प्यूट ऑफ कंडीशन बिटवीन इंडिया एंड यूके। कैसे सॉल्व होगा देखते रहिए खबर में, क्या क्या इससे भी क्या क्या निकल सकता है। जी अब ये G7 जो अभी कनाडा में हुआ, क्यूबेक प्रांत में कनाडा के, ये क्या है, किसकी क्या आवश्यकता थी, इस पे कुछ बताएं सर। ये G7 जो हुआ है तो पता है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7, इट हैज बीन इनवाइटी। इसके अलावा और भी इनवाइटी होते हैं, कभी साउथ अफ्रीका आ जाता है, कभी ब्राजील आ जाता है, तो जाते हैं। मोदी साहब पिछले 6-7 साल में 6-7 बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं इनवाइटेड। अब थोड़ा लोग जलते हैं इंडिया से कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री। देखिए G7 के जितना ओरिजिनल कंट्रीज हैं उनके लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसको अंदर लेना पैलेटेबल नहीं है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब वर्ल्ड सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इंडिया को आप 4th 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th मिलिट्री माइट, 2nd 3rd इन द स्पेस अरेना, उसको उस ग्रुप में लेना ही पड़ेगा डिक्टेट करने के लिए कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इंडिया को ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। इंडिया अभी तक जाता था, अब लेकिन इंडिया ने डिक्टेशन सुनना बंद कर दिया है, अपनी बात नहीं कहता है। पहले G7 में इंडिया वाज अ लिसनर, नाउ इट इज अ टॉकर। ये G7 की ये हिस्ट्री है, जरा धूमिल हो गई। G7 डज नॉट रिप्रेजेंट द पावरफुल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एनीमोर। जब तक रशिया चाइना उसका पार्ट नहीं होगी तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं। अच्छा सर, इंडिया को वीटो पावर मिला या नहीं मिला? क्या चीज? वीटो पावर जो मिला, वीटो पावर, वीटो नहीं, इंडिया को देखिए यूनाइटेड नेशंस, आप इतना 6-7 महीने से न्यूज सुन रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान यूक्रेन कहाँ कहाँ लंच फंच चल रहा है, कभी यूनाइटेड नेशंस का नाम आता है? नहीं आता है। उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये स्पीच दे दिया, पाकिस्तान ने ये कहा, इंडिया ने ये कहा। यूनाइटेड नेशंस जो है इररिलेवेंट हो गया है जब तक कि अमेरिका में रहेगा। अमेरिका अभी तक अमेरिका उसको चला रहा था, सिर्फ जमीन ही नहीं दी है, फाइनेंशियली उसको सेट करता है। वर्ल्ड बैंक और IMF जो है दोनों यूनाइटेड नेशंस का पार्ट था, अब अमेरिका का पार्ट हो, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए उनका प्रभाव अब दुनिया में, अफ्रीकन कंट्रीज ने तो यूएन का अब पिछले 6 महीने या 5 साल में देखिएगा अफ्रीकन कंट्री कोई जाता ही नहीं यूनाइटेड नेशन। हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, इसके साथ ये बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। अरब नेशंस ने भी छोड़ दिया यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो हो गया मतलब
चरवाहा विद्यालय हो गया कि है क्या होता है किसी को पता नहीं। जीवन है अच्छा सर, ठीक है। ये नूर जहां एयरपोर्ट को अमेरिका ने कैप्चर किया है, ये क्या सच है क्या? और वहां से पाकिस्तान और नूर जगह न्यूज पढ़े कि इन दोनों ने मिलके एयर इंडिया के ये जो क्रैश हुआ, इन लोगों का हाथ था क्या? इसमें आपका क्या कहना है? जी, एयर इंडिया क्रैश का तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और नूर देखिए, जहां दो चीज एयरपोर्ट को अमेरिका ये जब्त किया हुआ है क्या? नहीं, इसका पता अभी तक। देखिए, 3 पॉसिबिलिटी है। एक, पायलट फेलियर, जो बोइंग कंपनी और अमेरिका यही चाहेगी कि इसको पिन डाउन किया जाए कि पायलट फेलियर है, कि बोइंग का फेलियर नहीं है, प्लेन का फेलियर नहीं है। क्योंकि प्लेन का फेलियर अगर होगा तो इकोनॉमिक डाउनफॉल है उसका। 787 मोस्ट सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट आफ्टर 747 हुआ था। अभी तक पता नहीं कितना 400 या 500 वर्ल्ड में चल रहा है। सेकंड ये पॉसिबिलिटी है कि मेंटेनेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं था, इसलिए प्लेन में खराबी थी। इसी की ज्यादा ज्यादा चांसेस है। और प्लेन में खराबी अपने से हुआ या किया गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो लोग कहते हैं कि इसमें टर्किश इन्वॉल्व है। हो भी सकता है, क्योंकि प्रेजेंट एयर इंडिया का जो सीईओ है, कैम्पबेल क्या नाम है उसका, वो पहले टर्किश एयरलाइंस का सीईओ हुआ करता था। वहां से टाटा के चंद्रशेखर साहब उनसे बहुत इम्प्रेस थे। उसको टर्किश एयरलाइंस वहां पर 15 साल से था। टर्किश एयरलाइंस उससे खींच के ले आया एयर इंडिया में। तो अपने साथ में कोई 70-80 आदमी का टीम भी लेके आया एयर इंडिया। इसके बारे में कोई दुनिया में बात नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, एयर इंडिया के मैनेजमेंट, सेफ्टी और जितने हैं, इसमें कुछ काफी टर्किश भी इन्वॉल्व थे। या डायरेक्टली टर्किश नहीं, या टर्किश कंपनी के लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें अमेरिकन, ब्रिटिश और भी कई जगह हो सकते हैं। देखिए, एकदम ओपन है इन्वेस्टिगेशन। होगा भी तो रियलिटी किसी को पता नहीं चले। नहीं पता। क्या किया जाए, यह होता है दुनिया में, ऐसा ही होता है। मलेशियन MH370 11 साल पहले समुद्र में डूबा, आज तक नहीं पता चला। एयर इंडिया का इनके बारे में दुखद घटना है। लेकिन बहुत कंजक्चर हो रहा है कि इंडिया में इस टाइप के एक्सीडेंट होते होंगे। क्योंकि एक्सीडेंट कराने वालों को एक ये मिल गया फोकस पॉइंट कि चलो यहाँ हो सकता। आप तो समझते ही हैं कि इंडिया में बहुत लोग हैं कराने वाले। इसमें पाकिस्तान तो खैर प्राइमरी प्रोस्पेक्ट है या सस्पेक्ट है। उसके बाद चाइना हो सकता है, कुकी म्यांमार वाले हो सकते हैं, खालिस्तानी हो सकते हैं। उतना खालिस्तानी ने तो प्लेन पहले भी उड़ाया है। लेकिन इसकी टेंडेंसी बढ़ेगी। कोई एक्शन होता है ना, तो लोगों के कान खड़े हो जाते, अरे यार यहाँ पर मिस कर, यहाँ पर चांस है, हम लोग ट्राई करते हैं नेक्स्ट। ये तो इंडिया को खतरा रहेगा, रहता सबको है, इंडिया को थोड़ा ज्यादा। अच्छा, ये नूर जहां एयरपोर्ट वास्तव में अमेरिका ने कैप्चर किया है क्या? हाँ, नूर खान एयरपोर्ट में वहां पर जो ये पता नहीं 6-7 ब्रह्मोस गिरे थे। एयर कंडीशनिंग वहां पर एक बहुत बड़ा बेस है, करीब अंडरग्राउंड, करीब 3 स्टोरी अंडरग्राउंड बेस बनाया गया। उसके ऊपर में करीब 40 फीट 10 से 13 मीटर तक कंक्रीट स्लैब्स रखे हुए। उसके नीचे में करीब 500 से 700 आदमी काम करते हैं। शिफ्ट लगा के अगर जोड़िएगा तो 800-900 हो सकता है। ये नूर खान जो है, रावलपिंडी से 15 किलोमीटर, इस्लामाबाद से 11 किलोमीटर,
और लाहौर से 150 किलोमीटर जो है इनका सेंट्रल कमांड जो है। सेंट्रल कमांड के पास ही न्यूक्लियर कमांड होता है। तो न्यूक्लियर कमांड जो इनका था वो नूर खां एयरबेस पर था। अनएक्सपेक्टेड था कि 40 फीट कंक्रीट को कैसे भेज के कोई करेगा। तो उन्होंने करीब सुनने में आया कि 2-3 महीने का इसमें स्टडी किया गया उस एयरबेस में, जहाँ पर 600 से 700 को 300 खाता है, 800 खाता, को जानता कोई नहीं। एयर कंडीशनिंग वेंट्स को खोजा गया। एयर कंडीशनिंग वेंट्स से उसमें उनको पता लगा कि 16 एयर कंडीशनिंग वेंट है जो एक्सेस टू द आउटसाइड, एक्सेस टू एटमॉस्फेयर, वहीं से हवा लेते थे। हॉरिजॉन्टल ट्यूब से करीब 10 मीटर, डायरेक्टली चिमनी नहीं था कि ऊपर आसमान में देखे, वो घुमा फिरा के उसको बनाया गया। ये इंडियन इंटेलिजेंस ने डिटेक्ट किया। 16 उन्होंने एयर कंडीशनिंग ट्यूब या जो नीचे बेस से 40 फीट और 13-14 मीटर कंक्रीट के ऊपर से बाहर निकलते थे। तो इंडियन ब्रह्मोस एंड आकाश मिसाइल 16 में से 16 एयर कंडीशनिंग जो डक्ट्स है उस पर बम मारा है, जिसमें कि 12 से 13 जरूर गया। तो गया है तो उसको तो एक्सेस की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो तो बना हुआ ट्यूब 1 मीटर डायमीटर का, उसी में अगर 80 सेंटीमीटर का बम आकाश या ब्रह्मोस जो होता है 175 सेंटीमीटर का होता है, तो आराम से चला जाएगा जहां तक है। 40 फीट के 80 फीट 100 फीट होता तब भी चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस सक्सेस है। न्यू टाइप ऑफ वॉरफेयर का जन्म दिया है। इजरायलियों ने भी ट्राई किया है ईरान में इसी मेथड को लगाने का कि एयर कंडीशनिंग का वेंट्स लगाओ। जितने अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं या स्टेशंस होते हैं या कमांड सेंटर्स होते हैं, उनको क्लीन एयर की जरूरत होती है। कंटामिनेटेड एयर होता है अंदर में, वो नहीं, वो ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाएंगे, कितना लगाएंगे वहां पर? 600-700 आदमी के लिए कितना सिलेंडर? 50,000 सिलेंडर लगाना पड़ेगा वहां। इसीलिए बेस्ट वे इज टू गेट एयर सप्लाई फ्रॉम द आउटसाइड। ये जिसने तो क्या डिजाइन अभी किया था पाकिस्तान अभी का, उसमें ये अमेरिका के कैप्चर में है क्या नूर हाँ, खान? अब तो यही समझ में आया। वहां पर तो करीब 500 से 700 आदमी जो अंदर थे वो तो खाक बन गए, क्योंकि 8 से 10 आकाश एंड ये मिसाइल्स अंदर में गए हैं। अब मोस्ट ऑफ देम सक्सीडेड, क्योंकि सीधा रास्ता था। अगर ऊपर से बॉम्ब किया तो सीधे नीचे पहुंच जाएगा एयर कंडीशनिंग में। इतना बड़ा एरिया, 3 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का बड़का स्टैंड है, उसमें 16 एयर कंडीशनिंग वेंट है। इन लोगों ने गधों ने एकदम सीधे ऊपर लगाता था, धुआं निकलने वाला जो होता उसी में डाल दिया। तो 600-700 आदमी मरे हैं। न्यूक्लियर कमांड सेंटर था किराना है, वहां से करीब 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर दूर है। वहां से वहीं पाकिस्तान के 2 न्यूक्लियर सेंटर्स हैं जहां से बम फेंक सकता है। एक रावलपिंडी से और एक है कराची के आसपास। अब उसकी बारी है। तो वहाँ अब अमेरिकन में, क्योंकि वहाँ अमेरिकन भी कुछ मरे हैं अंदर में, क्योंकि मेन कंट्रोल जो था उनका, जो फाइनल कंट्रोल जो होता है, कौन बटन कौन दबाएगा, वो अमेरिकन का हाथ में था। वो तो बेचारे मारे गए। तो लेकिन अब आके उन्होंने नया स्टाफ लगा दिया अमेरिकन। कितने लोग हैं कोई नहीं जानता, लेकिन आए हैं वहां पर। प्लेन तो नहीं लैंड कर सकता था 10 दिन पहले तक। अब एयरपोर्ट रेडी हो गया, जो रनवे था वो ठीक हो गया। उसमें आए हैं ये आसिफ मुनीर जो गए थे, यही अपना चाबी देने गए थे कि आप चलाइए हमारा। अच्छा, तो इसका मतलब कि एयरपोर्ट को अमेरिका ने फिर से मतलब करंट पोजीशन में लाया है। हाँ, वो तो लाया है। और उस पर पाकिस्तान का भी कंट्रोल नहीं रहेगा। उस पर सिर्फ अमेरिकन प्लेन लैंड करेगी और पाकिस्तान सप्लाई प्लेन्स लैंड करेगी। उन्हें खाना पीना
उनका बीफ और आटा गेहूं कम्युनिकेशन गाड़ी वाड़ी सब है। नया कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुआ है अच्छा नूर खान पे। इसका मतलब है कि दूसरा बना रहे हैं क्योंकि अच्छा वो सर, ये ईरान और इजराइल का झगड़ा क्यों शुरू हुआ? कहाँ का ईरान ईरान और और इजराइल, ईरान और ये इसराइल का झगड़ा जो है तो कहा क्या कहा जाए, एकदम आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है। अच्छा, अचानक ये देखिए इतना बड़ा में? एक चीज कहना चाहते थे, रिलीजन थी इंडिया इंडिया के साथ ही पिछले 5,000 साल में दो तीन रिलीजन प्रोमिनेंट थे। एक था जुडाइज्म जिसको जूस कहते हैं हम लोग, एक हिंदुइज्म तो हम लोग सब हिंदू हैं, और एक चाइनीज कल्चर, रिलीजन कह सकते हैं या कल्चर कह सकते हैं, ये तीन थे। जुडाइज्म से पहले फला फूला तो क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद जुडाइज्म से क्रिश्चियनिटी फला फूला बाहर चला गया, क्रिश्चियनिटी में फूट नहीं आया। उसके बाद जुडाइज्म से एक और 500 से 600 साल बाद एक और उसमें ऑफशूट हुआ तो उसमें इस्लाम निकला। ये कॉन्सेंट्रेटेड इवल इस्लाम जो है, जो एकदम टेस्टेड फिलोसफी ऑफ हेट एंड किल है। अब इसके आगे हम क्या कहें कोई। प्रसाद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं पहले तो सब लोग शुरुआत करते ही हैं और मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। सराहना करने की बहुत संक्षेप में जो बातें सुनी उससे यह तो विश्वास होने लगा है कि हम लोग बहुत काफी स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू मेनी अदर स्टेट्स, और मिलिटरीली हम लोग ज्यादा सक्षम है। सिंदूर ऑपरेशन ने ये तो दिखला दिया है, तो प्रेसिजन भी हम लोगों का बहुत ही अच्छा है। मुझे ये पूछना है कि हमारे पास तो मिसाइल है ब्रह्मोस, और जैसा राष्ट्रपति जी ने कहा कि इसके नंबर बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है, बढ़ाने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि चाइना के पास तो हमारे ब्रह्मो मिसाइल से ज्यादा बहुत सारे मिसाइलें होंगे उनके पास है भी। तो आशंका ये होती है कि पाकिस्तान को वो मिसाइल सिस्टम नहीं है, लेकिन चाइना अगर उनका साथी है तो मिल तो सकता है और बराबरी का स्थान उसका हो सकता है अगर उसको, बल्कि जो मिसाइलें हैं वो तो स्पीड भी उनकी बहुत ज्यादा है, हम लोग के मिसाइल से कई गुना ज्यादा है स्पीड है। स्पीड का मेरा ख्याल है उतना जरूरत नहीं है जितना रेस। लेकिन ये बात है कि एक मिसाइल है जो हम लोगों को ज्यादा पर ज्यादा मजबूत बना देता है कुछ तो ये आशंका है कि चाइना आगे उनको दे सकता है पाकिस्तान को। दूसरी बात एक और मन में आता है पूछने के लिए, ये जो हम नंबर बढ़ा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इसका डिमांड है, कुछ लोगों ने तो खरीदा है, कुछ लोगों ने खरीदा है, तो लगता है डिमांड बढ़ रहा है और इसके वजह से अभी के माइक म्यूट भी हम लोग ब्रह्मोस को ज्यादा ब्रह्मोस मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि इंडिया फ्यूचर अटैक के लिए और अग्रेसिव अटैक के लिए ब्रह्मोस का नंबर बढ़ाना चाहता है। तो मेरा ख्याल ये कमर्शियल एंटरप्राइज हो सकती है। बस यही कहना चाहते थे कि आप आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या सच्चाई है।
अच्छा, पहली बात यह है कि ब्रह्मोस जो है ओरिजिनल डिजाइन रशियन है। रशिया ने अपने नंबर, हमको याद नहीं नाम क्या था, उसको छोड़ के उसके आगे का डेवलप करना शुरू किया है, जो हम लोग भी डेवलप करेंगे ब्रह्मोस 2 के नाम पर। तो करीब 6-7 साल पहले रशिया ने अपना पूरा टेक्नोलॉजी जो ब्रह्मोस का हुआ इंडिया को दिया था, और उसमें काफी इम्प्रूवमेंट्स किए गए इंडिया में। अभी जो है वर्ल्ड का शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है अनडिटेक्टेबल है। अगर अर्थ के कर्वेचर को क्रॉस करता है करीब 60 से 80 माइल के बाद, वो जो अर्थ है तो कर्वेचर में है, तो 70 किलोमीटर अगर सीधे जाएगा तो इधर का वो दृष्टि से बाहर हो जाएगा ब्रह्मोस। तो इंडिया के पास 3 बड़े बड़े मिसाइल्स हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट है अग्नि, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक आकाश मिसाइल है, जो छोटा मिसाइल है लेकिन ब्रह्मोस से भी ज्यादा तेज चलता है, वो करीब 1000 किलोमीटर तक जाता है। वो भी काफी यूज हुआ है सिंदूर ऑपरेशन, उसके बारे में लोग काफी जानते हैं। ये इंडिजिनसली डिजाइंड है बेस्ड ऑन मेनी अदर मिसाइल्स। इसमें अमेरिकन मिसाइल्स, इजरायली मिसाइल, जो भी टेक्नोलॉजी मिलती है इसको सबको मिला जुला के आकाश का भी कोई अभी तक दुनिया में जोड़ नहीं। फिलीपींस सबसे बड़ा कैंडिडेट है इंडिया का, वियतनाम को भी बेचा गया है। आज के डेट में ये जो ब्रह्मोस का जो पार्ट दुनिया में नहीं है, ये रशियंस ने इंडिया को दिया था, वो क्योंकि एडवांस में चले गए थे। उससे ब्रह्मोस 2 नंबर को एग्जैक्ट नंबर LPR कुछ नाम था, तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इंडिया को दे दी कि हमारे काम का नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इंडिया ने उसी को डेवलप किया, उसका जो बैलेस्ट है उसको चेंज किया। पहले बैलेस्ट कुछ और था, बैलेस्ट मतलब किससे आग लगती है, किससे आगे बढ़ता है। तो अभी शॉर्ट टर्म मिसाइल्स में नंबर 1 है वर्ल्ड में, इसीलिए सब कोई चाहता है। अब टर्की भी चाहता है ब्रह्मोस, इंडिया का जानी दुश्मन, वो भी ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। अच्छा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये 4 तो कैंडिडेट्स, उनको ब्रह्मोस दे दिया जा चुका है। अभी अफ्रीकन देश भी है जहां पर हम थे, कभी अर्जेंटीना ने भी मांगा है ब्राजील का गैस यूज करने के लिए। देखिए क्या होता है ब्रह्मोस। लेकिन इंडिया भी ब्रह्मोस 2 की तरफ, ब्रह्मोस का भी रेंज है करीब 150-200 किलोमीटर, ब्रह्मोस 2 का रेंज होगा 500 किलोमीटर। उसके बाद अग्नि है, अग्नि के 5-6 वर्जन है, 1000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर। बीजिंग शुड बी इन द प्रोसेस, बीजिंग के लिए बनाया गया है यही अग्नि 5। It cannot hit Moscow, but it can hit Beijing and Shanghai. जैसे चाइना के पास है, उनके मिसाइल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चाइना ने अपने नहीं डेवलप किया, उन्होंने डेवलप मिसाइल रशिया से खरीदा। तो जब तक कोई मिसाइल लीजिए उसमें अपना इनपुट नहीं लगाइए, आपके यूज में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो फाइनल टच होता है, जो जैसे ब्रह्मोस का इंडिया में इतना सक्सेसफुल हुआ, रूस ने उसको छोड़ दिया, अब इंडिया से ले रहा है ब्रह्मोस। तो लेकिन इंडिया ने उसको कुछ ऐसी चीजें, टेक्निक थी जिसको इम्प्रूव किया और सक्सेसफुली इम्प्रूव किया। ब्रह्मोस का भी अभी कोई मुकाबला नहीं है, अमेरिकन के पास भी इसका नहीं है। जो अमेरिकन के पास इससे बड़ा है, इससे बड़ा मिसाइल है। एक TU-70 है जो 10,000 किलो का बम, पता नहीं 10,000 किलो मतलब 10 टन का बम, वो B-52 बम्बर से गिराते हैं। एक बम्बर एक ले जाता है, जो शायद यूज होगा भी ईरान में कुछ दिनों में। ब्रह्मोस तो शॉर्ट रेंज, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है।
पाकिस्तान के पास जितने मिसाइल हैं सब चाइनीज हैं। अमेरिकन जो हैं जो 1980 तक दिए गए थे, 30 साल 40 साल पुराने मिसाइल हैं इन वर्किंग कंडीशन। ये नहीं कि 40 साल पहले जो वेपन खरीदा होगा आउट ऑफ डेट हो गया, वो हम अपनी अमेरिकन कंपनी से मेंटेन करा के उसको ताज़ा रखे, चालू कर यूज भी किया उन्होंने। ज्यादा नहीं चलता है। पाकिस्तानी मिसाइल जो है वो 10 किलोमीटर 10 से 15 किलोमीटर जाते हैं। टर्किश जो ड्रोन का मिसाइल जो है वो करीब 100 किलोमीटर का है, उसने यूज किया 500 यूज किया। लेकिन 500 में से लोग कहते हैं कि 500 में से 600 मारे गए, मतलब एक भी उड़ने के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टर्किश से उसको आकाश मिसाइल ने टैकल किया ड्रोन से। ये मुनीर जब गया अमेरिका तो उसकी गाड़ी जब जाने लगी सब शेम 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 करके उसको, और फिर उतना बढ़िया उसको लंच वंच करवाया। ये आप बोले विकास खन्ना ने लंच बनाया, ये सब बनाया। तो क्या मतलब सारी दुनिया में ये घृणित मतलब पाकिस्तानी जो है उसको क्या मतलब अमेरिका में वैसे सर उठा के चलने का मतलब ये मतलब भीतर से नैतिक बल है क्या? जी देखिए, पाकिस्तानी जहाँ भी गए हैं वो आजकल जितने प्रॉस्परस देश में जहाँ पाकिस्तानी है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड में है, वो पुराने प्राइम मिनिस्टर के साथ में है जो जेल में है। तो क्या कहिए, वहाँ पर डायस्पोरा में कुछ होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है करीब अमेरिका में करीब 5 से 6 लाख है पाकिस्तानी जो पाकिस्तान गए हैं पिछले आज 50 देखे साल। टीवी में दिखाया कि मतलब सेम 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 पाकिस्तानी ऐसे करके हाँ नारा हाँ, लगाया। आसिफ मुनूर को देखिए, इमरान खान के सपोर्टर जो हैं पाकिस्तान के जितने विदेशों में हैं बहुत जबरदस्त है, पाकिस्तान में भी हैं। तो यही ग्रुप था, लेकिन 3 से 4 लाख जो पाकिस्तानी अमेरिका में हैं उसमें 1 या 2% होंगे जो एंटी पाकिस्तान या एंटी आर्मी या एंटी पॉलिटिक्स बात करेंगे। 98% वो हेट इंडिया कैंपेन में ही लगे हुए हैं जितने पाकिस्तानी। दे विल डू एनीथिंग, आर्मी जो कहेगा कि करो तो अपना जान तक दे दे। दैट डेडिकेटेड डिस्ट्रक्शनिस्ट, किसी को नेगेटिव काम करवाना हो तो पाकिस्तानी इमिग्रेंट से करवाइए। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, लास्ट क्वेश्चन, कि ये क्या अभी ईरान ने जो अभी बमबारी किया यहाँ पर इजराइल में, इससे क्या कुछ इजराइल कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, इजराइल छोटा सा कंट्री है, ईरान बहुत बड़ा कंट्री हाँ है तो लेकिन इजराइल शक्तिशाली है। कल का एस्टिमेट था कि ईरान के करीब 75% वेपन्स जो खत्म होगा। अच्छा। इजराइल के करीब 40% वेपन खत्म होगा। करीब करीब बराबर थे दोनों लड़ाई जब शुरू हुई। इसका समझिए कि ईरान का टाइम आ गया। कितना बैलिस्टिक मिसाइल थे उनके पास। बैलिस्टिक मिसाइल वही है जो स्ट्रेटोस्फीयर में जाके 150-200 किलोमीटर ऊपर जाता है, उसके बाद फिर वर्टिकली टारगेट फिक्स करके वहीं पर गिरता है। उन्होंने तो 200 मार दिए, 300 350 था तो कितना चलाएंगे बैलिस्टिक मिसाइल। आखिरी बैलिस्टिक मिसाइल चलाए। तो ईरान तो भी बुरी हालत में। हाँ बुरी हालत है। अच्छा अच्छा। बुरी हालत में अमेरिकन भी मारवे करेगा। अब यही है कि ट्रम्प जो अपना व्यू बना रहा है कि हम वर्ल्ड में पीस कर देंगे और ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, किस दुनिया में पीस ला दिया, उस चक्कर में और डिले कर रहा है। चाहता है निगोशिएट करना, निगोशिएट किससे करे, कोई है ही नहीं
जब आपकी बात ही नहीं सुनता है, आपका रिस्पॉन्स ही नहीं देता, उससे कैसे निगोशिएट करेंगे? ईरान तो कुछ सुनता नहीं, ना इजराइल सुनता है, तो दोनों में कैसे निगोशिएट करोगे? अपने वो ख्वाब में लगे हुए हैं कि हमको नोबेल प्राइज सिर्फ इस साल का नहीं, अगले 300 साल तक नोबेल प्राइज मिल जाए। यही आज एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा कि he doesn't want nuclear sorry Nobel Prize for this year but for the next 300 years। तो ठीक है, मैं लगे। अच्छा सर, एक हाँ ये भाई। बताइए सर जरा कि अभी सर जो ये इंडियन गवर्नमेंट ने वैश्विक आउटरीच में कई कंट्रीज में एक डेलीगेशन भेजे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए, तो इससे क्या फायदा हुआ, एक बात। और दूसरे सर, ये शशि थरूर क्या इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं? इनका इतना नाम क्यों आता है? देखिए, इंडिया पाकिस्तान में हमारा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना के साथ लोकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना। इसके बारे में इंडिया के 2000 किलोमीटर का अराउंड के बाहर कोई नहीं कुछ जानता, किसी को नहीं पता है। ना ऑस्ट्रेलिया में पता है कि इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भले थोड़ा बहुत लोकली वहां पर इंडियन पाकिस्तानी है जानते हैं। अफ्रीका में जीरो इंफॉर्मेशन। वो उन लोग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का नाम अगर पढ़े लिखे हों तो किताब में पढ़े हों, उनको कुछ पता ही नहीं कि इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, और ईरान कहाँ है, इजराइल कहाँ है। सब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस एरिया में। तो इनमें थोड़ा सा जो हमारा डेलीगेशन है, सिर्फ 30 कंट्री को टारगेट किया है। वर्ल्ड में तो 180 कंट्री हैं, तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बढ़ा है, कोई बहुत फायदा नहीं होगा इससे। इंडिया को फायदा होगा कि हमने सबको समझा दिया, लेकिन वो समझे कि नहीं, ये आप कितना समझे ये डाउटफुल। मेक्स नो इफेक्ट। सब दुनिया जो है अपने प्रिंसिपल्स पर चलती है, अलाइनमेंट पर चलती है कि हम रशिया के साथ हैं, हम अमेरिका के साथ हैं, हम चाइना के साथ हैं। इसलिए इंडिया चाहे जो कह ले, हाँ समझ तो जाएंगे, लेकिन इंडिया को फायदा नहीं होगा। इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज मेड, इट कैनॉट चेंज क्विकली। इसलिए द वर्ल्ड इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, द वर्ल्ड इज नॉट बॉदर्ड अबाउट ईरान एंड इजराइल, इज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट यूक्रेन एंड रशिया। तो आप उनको, जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको कितना समझाइएगा तो एक हफ्ता याद रखेगा, उसका फिर भूल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया ने जो भेजा डेलीगेशन को गलती किया, इट हैज मेड एन इफेक्ट बट नॉट ड्रामेटिक, जैसा कि इंडियन पेपर्स और न्यूज में कहा जाता है कि ओ उसको हमने समझा दिया, उसको कर दिया। कुछ नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं, लेकिन बहुत मार्जिनल इफेक्ट। क्योंकि जिन देशों में गए उनका माइंड सेट ऑलरेडी है, इधर एंटी इंडिया है या एंटी अमेरिका है या एंटी चाइना है, उनका माइंड बना हुआ है। थोड़ा बहुत आपसे चाय कॉफी पिला लेंगे, लेकिन करेंगे वही या सोचेंगे वही तो सोचते आ रहे हैं। अच्छा सर, ये शशि, ये अब जो शशि, हम ये चाहेंगे आपके चंद्रेश्वर शशि खान साहब के थरूर है अमृत सर, शशि थरूर क्या इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं सर? ये क्या है ये? नहीं जी, ये इंडियन, मैं गलत तो नहीं कहूंगा, इन्होंने ट्राई किया था आईएएस फॉरेन सर्विस में, लेकिन सक्सीड नहीं किया। वो खुद भी जानते हैं शशि। तो उसके बाद वो पढ़े लिखे थे बहुत अच्छे, तो 30-35 साल तक इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जूनियर लेवल में नौकरी शुरू की, ब्यूरोक्रेट, मतलब कि वहाँ के ऑफिसर वगैरह करते करते बाद में अंडर सेक्रेटरी जनरल तक बन गए थे, विच इज ए ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट, नॉट ए पॉलिटिकल पोस्ट। वहाँ के बाद जब बहुत सीनियर हो गए तो इंडिया में आ गए, हमको मौका मिला सुनंदा पुष्कर को मारने का और कांग्रेस को ज्वाइन करने का। तो दैट इज हिज क्वालिफिकेशन। अभय कृष्णन जी कुछ बोलेंगे क्या? अभय कृष्णन सर, आप सभी को मेरा नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर्वप्रथम सर, मैं पूरी टीम को सर आज के दिन
इंटरनेशनल योगा दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया। आज इंटरनेशनल योगा दिवस है सर। हाँ जी। और आपको जानकर हैरानी हुई कि इसका स्टार्टर तो यूएन नेशनल जनरल असेंबली से इसका उद्घाटन किया गया था। मोदी जी ने ही इसको स्टार्ट करवाया था पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ। तो ये चीजें सर अभी जो जानकारियां जो मिली सर कई देशों के रक्षा संपत्ति के बारे में, हाँ मानता हूँ कि अदर्स कंट्री के पास में मिसाइलें ज्यादा हैं। पहले तो हमारे देश में कोई रक्षा कवच नहीं था, लेकिन आज हमारे देश में भी रक्षा कवच बनकर तैयार है सर। तो ये चीजें हैं सर, बहुत अच्छी जानकारी रही सर। आपका धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी। चंद्रेश्वर खान साहब जी, शॉर्ट जी। में। हाँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बड़े जिसको मैं बोलूंगा अंदर से कि भाग्यवान हैं कि साक्षात राम मोहन जी के सानिध्य में हैं। ये ज्ञान प्राप्त होना, ये मात्र राजदूत नहीं है, ज्ञान दूत हैं। और एक तरह से फ्यूचर शॉक की जो इन्होंने चर्चा की, वो हम सबों को समझने के लिए और इधर उधर वाली बातों में नहीं जा करके जो आंतरिक बातें हैं, ये इससे प्रबल तरीके से और कोई समझा नहीं सकता है। तो दिलीप साहब, राममोहन जी, प्रसाद साहब, आप लोगों के सानिध्य में हम लोग अपने आप को भाग्यवान मानते हैं और ज्ञान की अथाह और असंख्य श्रृंखला में अब जो जोड़ते जाते हैं, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है दुनिया को इसी तरह से आप ये करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन का माध्यम है। अभय मिश्रा जी को के कृष्ण में अभय का जो भाव है, इसको भी धन्यवाद कि उन्होंने इसको लाया। प्रसाद साहब को धन्यवाद, सभी श्रोता को धन्यवाद, प्रणाम, आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। आपने जो जानकारी दी वो दुर्लभ है। बहुत बहुत। हाँ, और बहुत संभव है कि अगले शनिवार को दिलीप सिन्हा साहब भी आ जाएंगे, उनसे भी बात चल रही है। आज वो व्यस्त थे इसलिए नहीं आ पाए। और कल उमा शंकर जी एक फॉरेस्ट के सुरक्षा के लिए अपना कुछ बताएंगे। और कल उनका तो और भी बहुत अच्छा होता है और बहुत डाटा देते हैं। और आज जो जानकारी हम लोगों को मिली, बहुत सारा जो कंफ्यूजन था उसको बड़ी आसानी से बड़े सुगम मतलब भाषा में राम मोहन साहब ने जो हम लोग को जानकारी दी। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के संबंध में आज हम लोगों को बहुत सा ज्ञान हो गया। तो इसके लिए भगवान उनको लंबा उम्र दें और हमारे इसमें हमेशा आते रहें, ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि गजब गजब का जो बात है और इतना सुंदर डाटा के साथ तो बताते हैं कि मन करता है कि रात भर सुनते रहें। तो हाँ, रात भर सुनते रहें। और कल हम लोग उम्र रात भी कम पड़ जाएगा, रात भी कम पड़ जाएगा। हाँ, रात भी कम पड़ जाएगा। गजब का। लेकिन फिर भी बहुत जानकारी हुई। और हम लोग अभी किसी भी जानकार आदमी के सामने कमजोर नहीं पड़ेंगे, जितनी जानकारी हमको आज राम मोहन साहब से मिली। ये तो बहुत बड़ा हम लोगों के इस वेबिनार में फायदा होता है कि हम लोग को हर तरह का ज्ञान मिलता चला जाता है। और ईश्वर की असीम कृपा है। कैपिटल बजटिंग पर कितना बढ़िया हम लोग को ज्ञान हो गया। और वेंचर बजटिंग पर वो बोलेंगे अगली बार नीलेश जी, हम लोग फिर सुनेंगे। और कल उमा शंकर जी को सुनेंगे, वो भी गजब के वक्ता हैं और गजब के जानकार हैं। हम लोग कल फिर इकट्ठा होंगे और आप सब कोई आइएगा, क्योंकि जो नहीं आएगा वो मिस करेगा। पता नहीं, जिसको रुचि नहीं है मत सुने, हमको क्या जाता है, मेरा क्या जाता है। लेकिन हाँ, उनका जरूर जाता है जो नहीं सुनते हैं,
उनको उतने बड़े ज्ञान से वंचित होना पड़ता है। और हम लोग तो ट्रेनर है ना, हम लोग हर जगह जहाँ जाते हैं और ये जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसको देते हैं, उससे हम लोगों का प्रभाव डबल ट्रिपल बढ़ जाता है। ये लोग नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, और ये इतना सुंदर वातावरण भगवान ने बना दिया है। इस ज्ञान के वर्षा में हम लोग को नहाना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए, इसको इनकैश करना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम लोग कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम सर।